गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 है हमारा। सब्जेक्ट का नाम सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सिविल 4th सेमेस्टर का ये ऑनलाइन बैच है जो कि आपको माही टेक्निकल क्लास भागलपुर, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं सिविल 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन बैच को तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा माही टेक्निकल क्लासेस, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जाना है सिविल 4th सेमेस्टर और उसके बाद उसको परचेज कर लेना है। 2100 रुपया जो है 25 अप्रैल तक दाम है इसका। उसके बाद इसका फीस हो जाएगा आप लोगों के लिए 2500 रुपया। तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी बताएं। तो आज जो हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेस जो है यहां पर मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, पहला क्या है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा है हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, पहला हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा हो गया शियर स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस के भी 2 टाइप होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के भी 2 टाइप होते हैं, जिनमें से पहला का नाम है एक्सियल स्ट्रेस और दूसरे का नाम है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बेंडिंग लिखा हुआ जी है ये। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। अब ध्यान से सुनो, ये एक्सियल स्ट्रेस के भी 2 टाइप होते हैं और बेंडिंग के भी 2 टाइप होते हैं। ये जो एक्सियल स्ट्रेस है इसका जो दूसरा टाइप का नाम है ये है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है हमारा कंप्रेसिव। कोई दिक्कत यहां तक? और बेंडिंग के जो टाइप हैं इसका भी नाम है टेंसाइल और दूसरा क्या है कंप्रेसिव। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, ये जो शियर स्ट्रेस है इसके भी 2 टाइप हैं। एक है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा है हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो हम लोगों ने देखा, ध्यान से सुनना है, स्ट्रेस के 2 टाइप। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा है शियर स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस के 2 टाइप, एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सियल के 2 टाइप, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर बेंडिंग के भी 2 टाइप हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर शियर स्ट्रेस का जो टाइप देखें उसमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा क्या है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस के बाद देखेंगे एक्सियल क्या होता है। एक्सियल के बाद देखेंगे बेंडिंग क्या होता है। हर चीज को बारीकी बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। तो चले आगे बढ़े हम लोग। इसको आप लोग क्या करो, एक पाउच करके पूरा कोई अच्छे डायग्राम से अच्छे से इसको एक जगह लिख के रख लो जल्दी से। तो अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं आगे नॉर्मल स्ट्रेस की ओर। तो ध्यान से सुनना है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। इसके अच्छे से बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को नहीं होना है। नॉर्मल स्ट्रेस, ध्यान से समझो कि क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जस्ट सेकेंड क्लास में जो हम लोग पढ़ाई थे स्ट्रेस में, वहां एक फिगर बनाए थे हम लोगों ने। कौन सा फिगर था भाई? ये वाला फिगर। यहां पर हम क्या कर रहे थे, पी फोर्स लगा रहे थे कि नहीं। और हमारा क्या था, एक सेक्शन था
एक्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये जो P है एक्सियल लोड है। कैसा लोड है? एक्सियल। एक्सियल क्यों बोले? हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस। एक्सियल लोड क्यों बोले तो ध्यान से सुनो। क्योंकि इसका एक्सिस में लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बोले हैं? एक्सियल स्ट्रेस का नाम दिया गया है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से इस एक्स एक्स सेक्शन पे देखना, इस एक्स एक्स सेक्शन को बाहर कर रहे हैं। यहां हो गया P, ठीक है। और हमको पता है, हम लोगों ने जब पहला सेकेंड लेक्चर जब किया था तो हम लोगों ने देखा था कि यहां पर जो पार्टिकल होते हैं इस बगल आना चाहते हैं और इस पार्टिकल इधर आना चाहते हैं। पता है कि नहीं यहां पर? और हम लोगों ने देखा भी था कि इसको हम लोगों ने आर का नाम दिया था, ओवरऑल। तो मतलब इस बगल जो लग रहा होगा इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? आर नाम दिया था। समझ में आया बात को यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। इस बगल का जो हम लोगों ने नाम दिया था आर नाम दिया था, ठीक है। जिसको हम लोगों ने बोला था, क्या नाम दिया था? रेसिस्टिंग फोर्स का नाम बोला था। इस सभी का आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि सिग्मा स्ट्रेस बराबर होता है हमारा रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं समझने में? ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? तो कहा जाता है अगर स्ट्रेस हमारा ये प्लेन दिख रहा है, प्लेन ये वाला, अगर इस पे परपेंडिकुलर हो, अगर स्ट्रेस हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, क्या बोला मैंने? ये जो हमारा ए और बी है, ए बी क्या है? हमारा एक प्लेन है या सरफेस बोल सकते हैं इसको। अगर स्ट्रेस हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर हो, क्या हो? अगर स्ट्रेस जो है प्लेन के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, तब हम वैसे स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस का नाम देते हैं। पहला आपको क्लियर हुआ? प्लेन का देखो, इस पॉइंट में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ये बात को रिपीट कर रहे हैं बार बार, अगर हम इस पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ खास वजह होगा। हम जब क्वेश्चन कराएंगे आज के ही क्लास में तब आपको समझ में आएगा कि कहां समझना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेस प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो वैसे स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। पहला पॉइंट यहां से क्लियर हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप नॉर्मल स्ट्रेस से क्या समझते हो, तो उसको क्या बोलना है? इफ द स्ट्रेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लिखते भी चलो, इफ द स्ट्रेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन दिस स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? सिग्मा एन से। क्या जिसे डिनोट किए? सिग्मा एन से, या इसको कभी कभी सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है, या कभी कभी इसको सिग्मा डी भी बोला जाता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल स्ट्रेस। तीनों नाम इसका बोला जाता है। क्या क्या बोले? कहीं आपको सिग्मा एन भी दिखा जाएगा। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन के बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर जब प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे या मोल सर्किल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस को, ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन में हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं। क्लियर है यहां तक? क्या क्या चीजें दिखाते हैं? सिग्मा एन या सिग्मा डी, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस या सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या है कि अगर स्ट्रेस प्लेन के परपेंडिकुलर हो तब हम लोग क्या बोलेंगे? उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलो, तो हम लोगों ने पहला जो टाइप था, सॉरी आप लोग इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जल्दी से इसको लिख लेना, या तो पॉज करके इसको लिख ले एक बार। दूसरा हम लोग पढ़े शियर स्ट्रेस के बारे में।
जैसा कि हम लोगों ने देखा था ना, स्ट्रेस के दो टाइप थे, एक था नॉर्मल और एक था शियर। तो नॉर्मल देख लिया हम लोगों ने, अब शियर को देखते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या है। तो हम लोगों ने देख रहे हैं अब शियर स्ट्रेस। तो देखो शियर स्ट्रेस में क्या करता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी, फिगर से समझते हैं। हम लोगों ने इसको फिक्स किया, यहां पर एक ब्लॉक था हमारा, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, नीचे से फिक्स है। क्या किया गया है, नीचे से फिक्स किया गया। अब समझो यहां से इसको फोर्स लगा रहे हैं पी, यहां से इसको खींच रहे हैं, क्या ये सीधी अपने पोजीशन से मूव करेगा? क्या ये सीधी मूव करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो यहां फिक्स है। तो होगा क्या एक्चुअल में, इस तरीका से देखो डायग्राम बनेगा। ये जो ए है ये ए डैश पे आ जाएगा, और यहां जो बी था ये कहां आ जाएगा, बी डैश पे। मतलब ये जो मेरा नीचे का तो मूव नहीं करेगा, लेकिन ऊपर का क्या होगा, वो मूव कर जाएगा। इस बात को ध्यान देना, नीचे का तो वो मूव नहीं करेगा, लेकिन वो ऊपर का क्या होगा, मूव कर जाएगा। इसको ध्यान रखना है। तब यहां पर क्या होता है हमारा, तो देखो यहां से, फिर देखो यहां पर बहुत ही आसान सा समझो, जो मैंने स्ट्रेस में समझाया था उसी का है। मैंने फोर्स किस बगल लगाया, इस बगल, ये मूव इस बगल कर रहा है, मूव इस बगल कर रहा है। अब ए का जो पॉइंट था, ए का जो मॉलिक्यूल था, वो ए देश पे आ गया। पहले पहले वाला ही कॉन्सेप्ट, ए जो है, ए किधर मूव किया, इस बगल, ए देश की ओर। लेकिन ए देश क्या करेगा, ये जो ए देश है ये मूव इधर करना चाहेगा ए की ओर। समझ में आया बात को यहां तक, कोई दिक्कत ना आ रहा है समझने में। और ये जो पी है, इस पी का नाम होता है, इस पी का नाम लिख लो, टेंजेंशियल लोड। टेंजेंशियल और शियर लोड के नाम से जानते हैं इसको। अगर टी को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल लोड या शियर लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो ए जो है मूव किया ए देश की ओर, लेकिन ए देश क्या चाहेगा, ए देश जो एक एटम है, मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल है, वो चाहेगा हम ए की ओर आ जाए, वो अपने पोजीशन की ओर आना चाहेगा, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। उसी तरीका से बी जो है, बी डैश की ओर मूव कर गया, देखो साइन देखो उसका, लेकिन बी डैश क्या चाहेगा, वो बी की ओर आना चाहेगा। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, ए डैश की ओर मूव किया, लेकिन ए डैश इधर आना चाहेगा, बी डैश की ओर चले गया, और बी डैश बी की ओर आना चाहेगा। तो मतलब जो है, ए डैश जो है ए की ओर एक फोर्स लगा रहा होगा, उसी तरह बी डैश जो है बी की ओर फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो टी का डायरेक्शन किधर है, इस बगल है, लेकिन मेरा जो मॉलिक्यूल्स है उसका डायरेक्शन किधर है, इस बगल है। और देखो तो दोनों पैरेलल है आपको, यही ना मेरा क्या था, ये क्या था, रेसिस्टिंग फोर्स होता था कि नहीं, रेसिस्टिंग फोर्स दिखाई दे रहा है ऊपर। यही ना मेरा रेसिस्टिंग फोर्स था। ए डैश जो ए की ओर आना लगाना चाहता है, उसी को ना इंटरनल फोर्स, रेसिस्टिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स कहते थे, रिस्टोरिंग फोर्स कहते थे। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक। तो देखो यहां से, तो अब यहां से क्या होगा हमारा, ए डैश ए की ओर आना चाहता है, बी डैश बी की ओर। तो अगर हम शियर स्ट्रेस का बात करें, शियर स्ट्रेस इसको हम लोग ताऊ से दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, ताऊ। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आया बात को, फॉर्मूला वही है, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पर भी वही फॉर्मूला होगा, इसका भी यूनिट वही होगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अंतर क्या है सर, दोनों में अंतर क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस और इसमें अंतर क्या है, फॉर्मूला तो सेम है, यूनिट भी सेम है, तो अंतर क्या है, अंतर बस यही है कि अगर स्ट्रेस, ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रेस प्लेन के
पैरेलल हो, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। अगर स्ट्रेस प्लेन के पैरेलल हो तो वैसे स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इफ द स्ट्रेस आर पैरेलल टू द प्लेन देन दिस स्ट्रेस इज नॉन एज शियर स्ट्रेस। क्या बोलना है, कैसे पढ़ना है इंग्लिश में? इफ द स्ट्रेसेस आर पैरेलल टू द प्लेन देन दिस स्ट्रेस इज नॉन एज शियर स्ट्रेस। लिख भी लेना आप लोग, फिर से लिख लो। इफ द स्ट्रेस आर पैरेलल टू द प्लेन देन दिस स्ट्रेस आर शियर स्ट्रेस। और एग्जाम में अगर आप लोग को शियर स्ट्रेस का डिफिनेशन पूछता है तो आसानी से देखो, पहले तो यही लिखना, इफ द स्ट्रेसेस आर पैरेलल टू द शियर स्ट्रेस देन दिस स्ट्रेसेस आर नॉन एज शियर स्ट्रेस। और ये फिगर जरूर बना देना, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट देगा। और अगर स्ट्रेस का डिफिनेशन पूछेगा ना तब वो वाला फिगर बना देना जो सेकेंड क्लास में पढ़ाए थे। और अगर नॉर्मल स्ट्रेस का डिफिनेशन पूछेगा तो जो डिफिनेशन लिखाए थे और प्लस फिगर बनाना। यही इसलिए हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, फिगर के साथ समझ में आए, तब मजा आएगा मॉस पढ़ने में। अगर मॉस को अगर फिगर के साथ नहीं पढ़े तो मजा नहीं आने वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला भी समझ गए इसका कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, चेंज नहीं होता है हमारे पास। चलो तो देखो, यहां से हम एक क्वेश्चन आया, यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक चीज और देखो तो भाई, यहां से देखो, ये ए जो है ए डैश की ओर चले गया। अगर मान के चलो यहां पर कोई सी होगा, यहां डी होगा, यहां ई होगा, यहां मान के चलो एफ होगा, यहां जी होगा, यहां एच होगा, ठीक है, समझने वाली बात है यहां से। तो ये सी जो है इस पोजीशन पे आ गया, सी डैश पे, डी जो है डी डैश पे आ गया, ई जो है ई डैश पे आ गया, एफ यहां पर आ जाएगा, जी यहां आ जाएगा, एच क्या है यहां आ जाएगा। समझ में आया बात को यहां तक? तो हम क्या देख रहे हैं यहां से कि सभी जो पॉइंट है, लेकिन देखो सब पैरेलल होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, मतलब सभी का सभी क्या होगा, प्लेन ही होगा। सब एक पहला तो पैरेलल होगा, दूसरा बात सभी का सभी क्या होगा, एक प्लेन होगा। मतलब सी और सी डैश जो है एक प्लेन ही नहीं होगा, जो सी से सी डैश की ओर चले गया, डी से डी डैश की ओर चले गया, सब एक प्लेन होगा हमारा। तो शियर का मतलब ही होता है, शियर का अगर मतलब पूछे, स्लाइडिंग ऑफ प्लेन, स्लाइडिंग ऑफ प्लेन ओवर वन अनदर, एक दूसरे पे स्लाइड करेगा वो, ठीक है। शियर का मतलब ही होता है, मेन मतलब यही होता है कि प्लेन जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा। तब ने देखो ए से ए डैश की हो गया, सब एक प्लेन के होगा, पैरेलल होगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट लिखो नोट करके, टाइप ऑफ स्ट्रेस डिपेंड अपॉन, टाइप ऑफ स्ट्रेस डिपेंड अपॉन ओनली प्लेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। कह रहा है यहां पर टाइप ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का जो टाइप होता है, दो टाइप होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो भी टाइप होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो प्लेन पे डिपेंड करता है, ना कि लोड पे। हम लोग पढ़े थे ना कि देखो यहां से P लगा तो हम लोग बोल देते हैं कि ये P हमारा लग गया, तो इसको बोल देंगे क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये प्लेन के हिसाब से हम लोग पता करेंगे, ना कि P वाली फोर्स को देख के। अभी तो आप लोग फिलहाल जैसे मान के चलो डिप्लोमा तक पढ़ रहे हो तो आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तब आपको इसका अच्छे से समझ आएगा कि किस पे डिपेंड करता है। या सेकेंड चैप्टर में भी हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है, कि स्ट्रेस का जो टाइप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्लेन पे डिपेंड करता है। चलो इसको जल्दी से लिखो, पॉज करके हम इसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं। चलो क्वेश्चन है हमारा पहला, जो यहां पर देखते हैं,
नंबर वन है ये, एक पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, और हमको बोल रहा है पता करने के लिए, यहां से बीम फिक्स है, ये बीम फिक्स है, यहां पर एक्स एक्स सेक्शन है, ठीक है। तो अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर कि इस बॉडी पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा है। पहला, नंबर वन, पी फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, समझो बात को। दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये P2 है, ये क्या बोले, P2 फोर्स है। अब पूछा जा रहा है, ये यहां से लिखते हैं, चलो, P2, P1 P2, ठीक है। तो बोल रहा है P1 P2 अगर एक फोर्स है, इसके कारण कौन सा फोर्स लग रहा है। क्या मैंने बोला, P1 P2 जो मेरा फोर्स है, इसके कारण कौन सा स्ट्रेस लग रहा है। दो क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। अब ध्यान से समझते हैं दोनों क्वेश्चन का मतलब, ध्यान से सुनना। हमको पता है एक बात कि स्ट्रेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्लेन पे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बहुत कोई बच्चा से अगर आप पूछोगे तो वो डायरेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। क्यों दे देगा, क्योंकि वो ये लोड देखेगा और आंसर बता देगा। तो ऐसा नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। यहाँ हमको ये समझना है कि हमको जो स्ट्रेस पूछा जा रहा है कि कौन सा टाइप है स्ट्रेस का, और हमको ये बात पता है कि स्ट्रेस जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्लेन पे डिपेंड करता है, PLANE, सरफेस पे डिपेंड करता है। तो पहला वाला जो फोर्स है, इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम, ये P फोर्स लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, कैसा लग रहा है, एक्सियल लग रहा है, ये एक्सियल लग रहा है, ये एक्सियल हो गया। तो देखिए एक्सियल लोड है हमारा, क्योंकि एक्सिस पे लग रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है मेरा इस बगल R होगा, और यहां पर कौन एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाता है कि नहीं, जस्ट पहले समझा है नॉर्मल स्ट्रेस में। तो पहला में आंसर क्या हो जाएगा मेरा, पहला का आंसर हो जाएगा कि अगर मैं पहला नॉर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन सुनो फिर से। अगर स्ट्रेस, तो यहां सिग्मा का वैल्यू क्या जाएगा, R/A। अगर स्ट्रेस, ये सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, ये क्या है, ये एक प्लेन होगा ना, ये बाबू एक प्लेन होगा। तो स्ट्रेस क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। समझ में आया बात को। तो अगर स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, तो वैसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। तो पहला फोर्स P के कारण कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा। क्लियर हुआ यहां समझने में, कोई डाउट नहीं, याद रहेगा ना बात को। क्यों होगा यहां पर, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। लेकिन वही हम अगर सेकेंड फिगर का डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो कैसे बनेगा। यही ना फोर्स लग रहा था हमारा, ठीक है। यही हम फ्री बॉडी इतना दूर को काट के यहां रखे हैं। तो यहां पर क्या होता है, ठीक है, यहां पर मान के चलो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो P2 फोर्स है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैकेनिक्स पढ़े होगे तब आप देखे होगे एक चीज कि अगर फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगता है P, तो इसका कंपोनेंट एक P1 और P2 में टूट जाता है। पता है कि नहीं, याद होगा, हाँ याद है आप सभी को कि अगर कंपोनेंट में टूट जाता है, जैसे हम बोलते थे ना P cos थीटा, P sin थीटा, इसके बारे में ये सब चीज सेकेंड, ये जो अभी हम बता रहे हैं सेकेंड वाला, ज्यादातर सेकेंड वाला, ये सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए अभी से ही, ठीक है। तो हमको पता था कि कंपोनेंट में टूट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो P1 P2 है हमारा, ये भी दो कंपोनेंट में टूटेगा। कैसे टूटेगा, पहला तो मेरा
पहला देखो कैसे तू देगा, पहला इस बगल तू देगा, पहला मेरा एक इस बगल तू देगा P3 नाम दिए, और दूसरा जो है हमारा इस बगल तू देगा P4 नाम दिए। समझ में आया बात को? मतलब हमारा जो फोर्स जो है यहाँ का P2 जो यहाँ था, ये P2 फोर्स दो फोर्स में टूटेगा, पहला P3 और P4 में टूटेगा, कंपोनेंट में टूट जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक प्लेन जो था, ये वाला प्लेन, इस प्लेन पे एक तो पहला परपेंडिकुलर भी है और दूसरा पैरेलल भी है। पहला जो P3 है, P3 क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, P4 क्या है हमारा, पैरेलल टू प्लेन है। समझ में आया बात को यहां तक? तो हम लोग क्या देखें, जब मेरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, जब मेरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जब मेरा पैरेलल टू द प्लेन होता है शियर स्ट्रेस होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहां पर दोनों होगा, मतलब यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है और शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। तो किस पे डिपेंड किया मेरा, देखो तो इस प्लेन पे डिपेंड कर रहा है ना मेरा। तो ये जो पॉइंट लिखाए थे नोट करके, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि टाइप ऑफ स्ट्रेस डिपेंड अपॉन विच, किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर देना है प्लेन पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं, आसानी से। चलो सॉरी, इसको एक बार लिख लेना, ठीक है, पॉज करके इसको पहले से लिख लो तो अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे से समझाएं, ठीक है। और याद, अब जो इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ेंगे मॉस फोर्थ सेमेस्टर में, इसमें आपको कॉपी में नहीं दिमाग में रहना चाहिए हर चीज, ठीक है। दिमाग में रहेगा तब ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। कॉपी में अब वो टाइम नहीं है कि पीडीएफ से बस लिखते चलो, वो टाइम नहीं आया। अब अगर समझ में आ रहा है तो काफी है, ठीक है, बस यही करना है। चलो, नॉर्मल स्ट्रेस में था हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस का देखो यहां से फिर से स्ट्रेस के दो टाइप पड़े, एक था नॉर्मल स्ट्रेस और एक था शियर स्ट्रेस। तो हम लोगों ने नॉर्मल देख लिया, शियर देख लिया। नॉर्मल के दो टाइप थे, एक्सियल और एक था बेंडिंग, ठीक है। एक्सियल को देखते हैं, और एक्सियल में ही दो थे, कंप्रेसिव और टेंसाइल। याद है ना बात को, एक्सियल में दो टाइप थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। दोनों को देखते हैं आप, पहले दोनों को समझते हैं। सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, तो ध्यान से बात को सुनो, सिंपल सा बात है, इस सब में सोचना नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछता है एक्सियल स्ट्रेस है क्या, लेकिन समझ में तो आना चाहिए भाई। तो देखो हमारा इसका एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है, होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। तो अगर मेरा एक्सिस पे अगर फोर्स लग रहा हो, मान के जो P1 और P2 कहां लग रहा है फोर्स, एक्सिस पे लग रहा है कि नहीं, इसलिए इसको एक्सियल लोड बोले, बस यही है और कुछ नहीं है, इसलिए इसको क्या बोले, एक्सियल बोले। लेकिन ये किसका टाइप है किसका टाइप, ये नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप है, ये याद रखना। नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सियल स्ट्रेस होगा ये किसका टाइप है, नॉर्मल स्ट्रेस का, मतलब ये परपेंडिकुलर ही होगा। समझ में आया बात को? एक्सियल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है, इसलिए एक्सियल स्ट्रेस भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही होगा, ठीक है। लिख लो यहां से, एक्सियल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है। देखो ऐसे दिमाग में रखना है, नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है। पहले तो ये समझो, एक्सियल समझ में आया ना, एक्सिस पे जो स्ट्रेस लगता है टाइप है, इसलिए एक्सियल स्ट्रेस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ही होगा। बस आपको इतना पॉइंट ही याद रखना है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। इस सब का डिफिनेशन भी नहीं पूछेगा, एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, ये सब चीज छोटा चीज है। कंप्रेसिव का मतलब समझो, पहला टेंसाइल समझते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। मैं सब पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा तो आप लोग वहां से डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी मैं छोटा छोटा चीज को लिखा हूं, ठीक है। कुछ अच्छे
कंपटीशन व्यू से भी लिखा हूँ और कुछ डिप्लोमा व्यू से भी लिखा हूँ। तो डिप्लोमा व्यू से कैसे डिफिनेशन है उसको मैं लिख लिया हूँ, ठीक है। तो वो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग डिप्लोमा लेवल से भी तैयारी कर सको और कंपटीशन के व्यू से भी तैयारी कर सको। तो मैं पीडीएफ दे दूंगा और आप पीडीएफ को भी पढ़ना, जहां दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करना, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस देखो क्या है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, इस पे क्या किया हम लोगों ने, एक फोर्स P इधर लगाया और एक फोर्स P इधर लगाया। दोनों क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, बाहर की ओर खींच रहा है। जैसे ही इसको बाहर की ओर खींचेगा, इसका क्या होगा, यहां पर से डायमेंशन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे डायमेंशन हो जाएगा, कोई भी चीज को तुम बाहर की ओर खींचेगा तो इसका क्या होगा, यहां से लेंथ जो है बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन डेप्थ जो है वो कम हो जाएगा। तो याद रखना टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है लेकिन डेप्थ जो है घट जाता है। पहला पॉइंट याद रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेस में याद रहेगा कि लेंथ मेरा बढ़ जाना है और डेप्थ मेरा क्या है, घट जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा पॉइंट हम याद करते हैं इसी में, दूसरा पॉइंट का अगर हम बात करें, अगर हम एक अच्छे तरीका से इसको अगर बताने का चाहे तो देखो ए पॉइंट यहां पर था, बी पॉइंट यहां था, ए और बी यहां था। जब हम इसको क्या होगा, यहां पर से जैसे ही इसका लेंथ बढ़ेगा, क्या ए पॉइंट यहीं का यहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ए क्या होगा, यहां से दूर भाग जाएगा, यहां आ जाएगा ए डैश, बी क्या हो जाएगा, दूसरे चले जाएगा। समझ में आया बात को, ये बी क्या हुआ, दूसरी जगह चल गया। तो ये ए डैश जो है इधर आना चाहेगा, बी डैश जो है ये भी इधर आना चाहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ए डैश जो है ए की ओर आना चाहेगा, बी डैश जो है बी की ओर आना चाहेगा। पॉइंट से समझ में आया। बड़ा कर दे फिगर, चलो बड़ा करके समझाते हैं, बहुत ही आसानी से ये समझ गए, मजा आ जाएगा। पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है। जैसे ही क्या होगा, हमारा टेंसाइल है तो एक्चुअल में क्या होगा, यहां पर से इसका लेंथ पहले एल था, अब क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल, कुछ इंक्रीज कर जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन डेप्थ में क्या होगा, डेप्थ अगर पहले डी था तो अब डेप्थ क्या हो जाएगा, डी माइनस डेल्टा डी, कम हो जाएगा। लिखा चुके हैं पॉइंट ये। तो देखो पहले अगर ए यहां था और बी यहां था तो अब क्या हो जाएगा, ए जो है यहां आ जाएगा, बी जो है यहां आ जाएगा। समझ में आया बात को, यहां तक बी जो है दूसरे पोजीशन पे चल जाएगा। तो हम पढ़ाए भी थे, ये जो है ए इस बगल मूव किया है तो ए डैश चाहेगा हम ए की तरफ आ जाए, बी डैश चाहेगा हम बी की ओर आ जाए। समझ में आया बात को, क्लियर है समझने में। तो देखो इसको एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को। कैसे, ये हम यहां लिख देते हैं, एल बढ़ेगा और डी घटेगा। इसको हम एक और तरीका से टेंसाइल स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। इफ ए मॉलिक्यूल try to come closer is known as टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हमारा मॉलिक्यूल्स, ये जो ए मॉलिक्यूल्स है ए डैश, अगर क्लोज आना चाहता है, क्लोज आना मतलब क्या हुआ, फोर्स लगा रहा है कि हम अपने पोजीशन पे आए, तब हम वैसे स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखो यहां से इस ऑब्जेक्ट पे ये टेंसाइल है लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, कंप्रेसिव हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, होना चाहता है कि नहीं। कंप्रेसिव का मतलब क्या समझाए थे, कंप्रेसिव का मतलब अगर हम किसी चीज को ऐसे दाबते हैं, क्लोज लाना चाहते हैं, अगर हम इसको
दाब रहे दोनों बगल से, तो ये क्या क्लोज आना चाहते हैं इसको। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स क्या देखो क्लोज आना चाह रहा है, मतलब कंप्रेस होना चाह रहा है। तो इफ ए मॉलिक्यूल्स ट्राई टू कंप्रेसिव देन इट इज आल्सो नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। कितना सारा डिफिनेशन निकल गया। टेंसाइल स्ट्रेस का सिर्फ एक ही डिफिनेशन नहीं है, बहुत सा बना सकते हैं। क्या क्या मैंने बोला, अगर मॉलिक्यूल क्लोज आना चाहे तो टेंसाइल स्ट्रेस, अगर मेरा लेंथ बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रहा है, तभी टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा, इफ ए मॉलिक्यूल्स ट्राई टू कंप्रेसिव इन नेचर देन इट इज आल्सो नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो बहुत सारा डिफिनेशन के आधार पे हम इसको बता सकते हैं कि हमारा क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। क्लियर है। जल्दी से इसको एक फिगर बना लो, ये पॉइंट लिख लेना अच्छे से, ये जो पॉइंट है ये लिख लेना है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग कंप्रेसिव का बात करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस का। तो ध्यान से देखो जल्दी से कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम जब कंप्रेस करना चाहेंगे, दोनों देखो डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है, तो क्या होगा हमारा, इस बार अगर मान के चलो ये लेंथ था और ये डेप्थ था, ठीक है, तो इस बार जब कंप्रेस करेंगे तो इसका ऐसे हो जाएगा, मतलब क्या होगा, लेंथ घट जाएगा, लेंथ माइनस डेल्टा एल, लेकिन डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगा, डी प्लस डेल्टा डी, उल्टा हो जाएगा यहां पर जस्ट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, जो इस पोजीशन पे था वो यहां चल जाएगा, जो इस पोजीशन पे था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर। तो ए देश क्या चाहेगा, हम इस बगल जाए, बी देश क्या जाएगा, हम इस बगल जाए। तो इफ ए मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मूव अवे देन इट इज नोन एज कंप्रेसिव। समझ में आया बात को। यहां तक सेम ही कॉन्सेप्ट पे है कि अगर मॉलिक्यूल्स मेरा जो है मूव अवे, देखो ये दूर जाना चाह रहा है, ए देश से ए की ओर जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है, बी देश से बी की ओर जाना चाहता है, इसलिए इसको कंप्रेसिव बोल दे। ठीक है, दूर जाना चाहेगा मॉलिक्यूल्स तो कंप्रेसिव, क्लोज आना चाहा तो टेंसाइल। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, लेंथ घटेगा लेकिन डेप्थ जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हम कंप्रेस करेंगे। और देखो मॉलिक्यूल्स जो है कौन से नेचर में है, टेंसाइल नेचर में है, लेकिन अगर कुछ दूर जाना चाह रहा है तो वो टेंसाइल नेचर में है। मॉलिक्यूल्स टेंसाइल नेचर में है, लेकिन पूरा बॉडी पे कैसा स्ट्रेस हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अंतर समझ में आया। मॉलिक्यूल्स टेंसाइल नेचर में है, लेकिन ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस जो हो रहा है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस में है। तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू। और आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। 25 तारीख तक सिर्फ 2100 रुपया, उसके बाद 2500 रुपया हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन ले लीजिए। थैंक यू।